Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and fine. So guys, we were doing amendment series and this amendment series was as per Finance Act 2020 for CA, CS and CMA students. Those who are appearing in May 2021 or June 2021. सो गाइज एज यू ऑल नो कि मैंने 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ वो चारों क्लासेस आपने देख ली होंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होंगी। सो टुडे इज़ माय 5th क्लास। सो आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट टैक्स रेट्स, ठीक है ना। टैक्स रेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो टैक्स रेट्स पे हम लोग क्या चर्चा करेंगे और किस पर्सन के लिए चर्चा करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो आज हम लोग टैक्स रेट डिस्कस करेंगे फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स। दैट मीन्स वी विल नॉट डिस्कस एनी टैक्स रेट फॉर कंपनीज, फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनके लिए हम आज बात नहीं करेंगे। इसके लिए स्पेसिफिक क्लास होगी मेरी नेक्स्ट वाली, दैट विल बी अमेंडमेंट क्लास नंबर 6। ठीक है सर। तो आज की जो क्लास होगी वो स्पेसिफिकली उन लोगों पे है जिन पे स्लैब रेट्स लगते हैं। हम लोग इनके लिए सरचार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इनके स्लैब रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या इसमें कुछ भी चेंज आया है या नहीं आया। ठीक है जी, ठीक है सर। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जानकर ये बहुत अच्छा लगेगा कि नॉर्मल स्लैब रेट्स आज भी वही है जो एज पर फाइनेंस एक्ट 2019 आपने पढ़े थे। क्या मतलब सर? सर आपने फाइनेंस एक्ट 2019 में जो भी स्लैब रेट्स पढ़े थे, सर फाइनेंस एक्ट 2020 में देयर इज नो चेंज इन द स्लैब रेट्स। देयर इज नो चेंज इन द स्लैब रेट्स। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, ठीक है जी। सरचार्ज के रेट्स भी वही हैं, स्लैब रेट्स भी वही हैं, रिबेट भी वही है, ठीक है जी। तो मुझे कराने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, मैं फटाफट से एक बार चेक करा देता हूँ, आपको याद आ ही जाएगा। आप लोगों ने इंडिविजुअल्स के लिए आपको याद होगा, अगर किसी भी इंडिविजुअल की एज 60 ईयर से लेस है और अगर वो रेजिडेंट है इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस पर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख पड़ी थी। फिर अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20% एंड उसके बाद जो भी इनकम होगी क्या उस पर 30%। तो आज भी वही है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट हैं और आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा लेकिन 80 ईयर से कम है, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वाज 3 लाख, देन 3 to 5 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। क्लियर है? ठीक है सर। और अगर आपकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, आप सुपर सीनियर सिटीजन में आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वाज 5 लाख, देयर आफ्टर नेक्स्ट 5 लाख पे 20% एंड देन 30%। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ था तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा। क्लियर है? ठीक है सर। एंड अगर आप नॉन रेजिडेंट है, इफ एनी पर्सन इज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो आपको याद होगा उसके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख ही रहती थी, इररिस्पेक्टिव उस व्यक्ति की एज क्या है। तो आज भी आपने वैसे ही पढ़ना है। ठीक है सर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो इनके लिए भी आपने पढ़ा था बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20, देयर आफ्टर 30। तो इनके लिए भी सेम है। सर फिर अमेंडमेंट क्या है बताऊंगा, अभी चलने दो क्लास, सब बताऊंगा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि हमारा फाइनेंस एक्ट 2019 में जो हमने स्लैब रेट्स पढ़े थे, जो रिबेट पढ़े थे, जो सरचार्ज पढ़े थे, उसमें कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कंपनीज की बात नहीं हो रही, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है सर। तो लीजिए, ये हमने सारा समझ लिया। अब एक बार ही मैं आपको याद करा देता हूँ कि आप लोगों ने सरचार्ज क्या पढ़ा था, ठीक है ना, वो भी मैं आपको याद करा देता हूँ। ठीक है सर, याद करेंगे इन लोगों पर, किन लोगों पर? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इन लोगों पर जब सरचार्ज की बात की जाती है, तो अगर आपको याद हो तो इनकी टोटल इनकम अगर अप टू 50 लाख है तो देयर वाज नो सरचार्ज। लेकिन जहां इनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा
अप टू 1 करोड़ हो जाएगी तो सरचार्ज विल बी 10%। जहां 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी अप टू 2 करोड़ इट विल बी 15%। जहां 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी अप टू 5 करोड़ इट विल बी 25%। और जहां 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी इट विल बी 37%। तो 4 तरह के सरचार्ज के रेट आपको इन लोगों पर पढ़ने थे। मैं रिपीट करूंगा, अप टू 50 लाख देयर इज नो सरचार्ज। टोटल इनकम जैसे ही 50 लाख एक्सीड करेगी अप टू 1 करोड़ सरचार्ज रेट विल बी 10%। 1 करोड़ एक्सीड करते ही अप टू 2 करोड़ इट विल बी 15%। 2 करोड़ एक्सीड करते ही अप टू 5 करोड़ इट विल बी 25%। और जहां 5 करोड़ एक्सीड करेगा तो क्या ये 37% हो जाएगा? लॉक कर दें? यस। तो जितने भी सुपर रिच पर्सन्स हैं, सुपर रिच पर्सन्स, क्या उन पे लॉ ने सरचार्ज का रेट इंक्रीज करा हुआ है अप टू 37? यस। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी हम सरचार्ज पे बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 87A, दैट इज रिबेट। आप सबको याद होगा कि जो रिबेट कॉन्सेप्ट था दैट वाज गिवन ओनली टू दी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। पहले भी आपने पढ़ा था, अभी भी वही है, ओनली गिवन टू दी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर उनका टीआई 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो उनको रिबेट मिलता है। ठीक है। और रिबेट कितना होता था? 12,500 या 100% ऑफ टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। सिंपल है। 87A का रिबेट किसको मिलता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को। कब मिलता है? अगर उनकी टोटल इनकम डू नॉट एक्सीड 5 लाख, दैट मीन्स 5 लाख तक होनी चाहिए। कितना मिलेगा? लोअर ऑफ द टू, 12,500 या 100% ऑफ टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। ठीक है सर। अब वो कहते हैं कि ये जो टैक्स रेट्स है ना, ये अप्लाई होंगे टोटल इनकम पे आफ्टर डिडक्टिंग सर्टेन इनकम विच आर चार्जेबल टू स्पेसिफिक रेट्स। सर मेरे ख्याल से ये तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम ही है कि जो स्लैब रेट्स होते हैं वो नॉर्मल इनकम पे लगते हैं। अगर मान लो आपकी कोई नॉर्मल इनकम के साथ स्पेशल इनकम भी है तो स्पेशल इनकम पे तो स्पेशल रेट लगेगा और नॉर्मल इनकम पर स्लैब रेट लगेगा। ये मेरे ख्याल से आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया था, तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं थी। ठीक है ना? ठीक है सर। अब कुछ पॉइंट यहां पर हमें समझने हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप लिखो जरा, सारे लिखना है अब इसमें। ठीक है जी। हम लोग बात करेंगे अबाउट सरचार्ज, तो लिखना शुरू करेंगे। स्पेशल पॉइंट्स ऑन सरचार्ज। स्पेशल पॉइंट ऑन सरचार्ज। सर स्पेशल पॉइंट जो मैं लिखवाऊंगा, ध्यान रखना उन स्पेशल पॉइंट पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अब यहां से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ कराया ही नहीं। अभी तक तो मैंने यही कराया तुम्हें क्या आता है। अब मैं वो बताने जा रहा हूं कि जो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। देखिए, जब गवर्नमेंट ने ये सरचार्ज का रेट, आपको याद होगा पहले तो 2 ही सरचार्ज होते थे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई पे सिर्फ 2 ही रेट्स होते थे। जब गवर्नमेंट ने ये 2 रेट्स और एडिशनल बढ़ाए तो यहां पर क्या देखने को मिला कि कुछ लोग जिनका मेजर इनकम स्टॉक मार्केट से आ रहा था, बाय सेलिंग शेयर्स उनको जो कैपिटल गेन इनकम्स हो रही थी, मैं रिपीट करूंगा, बाय सेलिंग शेयर्स उनको जो कैपिटल गेन इनकम्स हो रही थी, उन इनकम्स पर इतना हैवी सरचार्ज उनको मंजूर नहीं था। जिसकी वजह से जैसे ही गवर्नमेंट ने ये सरचार्ज रेट्स बढ़ाए, मार्केट में पैनिक आया और शेयर्स के जो प्राइसेस हैं वो गिरने शुरू हो गए। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट उसके अंदर लेकर आए और उन्होंने क्या कहा कि ओके फाइन, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो सरचार्ज ऑफ 25 और 37 होगा, ये नहीं लगेगा ऑन इनकम जो कि अंडर सेक्शन 111A और 112A। सर अब ये 111A और 122A कौन सी थी? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, कि अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचते हो या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बेचते हो या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेचते हो, कुछ याद करो, अगर आप इन 3 असेट्स को बेच रहे हो और अगर शॉर्ट रन पीरियड में बेच रहे हो तो इस पे टैक्स रेट लगता था 15%
और इस पे टैक्स रेट लगता था 10% ऑन इनकम इन एक्सेस टू 1 लाख। याद आ गया होगा? ठीक है। अब याद रखना कि ये जो रेट्स हैं कौन से वाले, 25 और 37, ये सारी इनकम पे लगेंगे एक्सेप्ट टू इनकम्स। वो टू इनकम कौन सी है? जो कि कवर्ड अंडर सेक्शन 111A और 112A। तो ये ध्यान रखना है। अभी मैं समझाऊंगा, एक एक बहुत डिटेल में समझाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है? ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या लिखा है एक बार पढ़ लीजिए। वाइल अप्लाइंग सरचार्ज ऑफ 25 एंड 37 इट शेल बी एप्लीकेबल व्हेन टोटल इनकम। अब ये क्या है, इसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, वहीं से समझेंगे हम। ठीक है? लिखो जरा, सब लिखना, सब ने लिखना है बेटा। सपोज करो मेरी पीजीबीपी इनकम है बेटा 70 लाख और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 112A में आ रहा है 11 लाख और मेरा STCG जो कि 111A में आ रहा है वो है 5 लाख। प्रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक है? अब आपने टोटल इनकम कैलकुलेट करी। जब आपने टोटल इनकम कैलकुलेट करी, अच्छा अगर आपको याद हो, हाँ जी, अगर आपको याद हो तो टोटल इनकम अगर हम इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आएगी 86 लैक्स। ठीक है ना? 86 लैक्स टोटल इनकम है। अब क्योंकि ये 50 लाख से ऊपर है तो बस इतना बता दो इस टोटल इनकम पे सरचार्ज का रेट क्या होगा। तो आप सीधा क्या बोलोगे? 10%। और मैंने क्या बोला था? 112A और 111A पे हायर वाले रेट्स नहीं लगेंगे, बट 10 और 15 तो लगेंगे। हाँ सर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कुछ नहीं करना। 86 लाख को आपने बाइफरकेट करना है और टैक्स कैलकुलेट करो पहले इन पे, और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद क्या सरचार्ज लगा दो 10% और उसके बाद HEC लगा दो 4%। ठीक है सर। कैसे लगाएंगे सर? देखो 70 लाख पे मैं मान के चल रहा हूं कि ये मिस्टर एक्स है। ठीक है? तो आपने 70 लाख के ऊपर तो आप क्या लगा देना? स्लैब रेट्स। ठीक है जी? ठीक है सर। LTCG अगर आपको याद हो 112A में जो भी 1 लाख से एक्सेस होता है क्या वो 10% पे चार्जेबल होता है? यस। तो 11 में से 10 लाख पे टैक्स लगेगा, वो भी कितना? 10%। ठीक है सर। और STCG 111A जो है आपका, इस पर 5 लाख पे टैक्स रेट लग जाएगा 15%। सिंपल। तो आपने ये सब पहले ऐड कर दो, जो भी मेरा एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट होके आएगा उस पे आप सरचार्ज लगा देना कितना? 10%। तो ये मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया जिसमें मैं मान के चल रहा था कि हायर सरचार्ज की जरूरत ही नहीं थी। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन हमें समझ आ गया। यस सर, पहला क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 2। अब से ध्यान से देखते रहना, मैं पहले बता रहा हूं, अदरवाइज आपको पेपर में दिक्कत आएगी। तो आपको जितनी भी टेक्निकलिटीज आ सकती हैं वो मैं सब डिस्कस करूंगा, तो बड़े ध्यान से समझना है आपने। देखो दोबारा से, मान लो पीजीबीपी इनकम है मेरी अगेन 70 लाख। एक सेकेंड, पीजीबीपी इनकम है लेट्स से 120 लैक्स, 120 लैक्स। ठीक है? और मेरी LTCG इनकम आ रही है 112A वाली 11 लाख और मेरा STCG आ रहा है 111A वाला सपोज करो 5 लाख। बस ये मेरा क्वेश्चन है। अब बच्चा कहता है सर कैसे करेंगे? अगेन पहले आप नॉर्मल TI निकालो। जब आप TI कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? इन सबको जोड़ेंगे, 120, 11 और 5, 120, 11 और 5 यानी कि 136 लाख। तो क्या ये 100 लाख से ऊपर चला गया? बट डेफिनेटली ये 2 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहा। तो मेरा क्वेश्चन है क्या वी आर इन द 15% सरचार्ज नाउ? यस। मैंने क्या कहा था आपको? आराम आराम से देखेंगे जरा। जैसे ही हम लोग 1 करोड़ एक्सीड कर जाएंगे तो क्या हमारा सरचार्ज का रेट 15% पे आ जाएगा? यस। और मेरा क्वेश्चन फिर से प्लीज ध्यान से सबने आंसर देना है। क्या अगर हम 15% के सरचार्ज में चले भी गए तो भी क्या वो सब पे लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे तो बताओ। 120 लाख पे तो आप लगा देना स्लैब रेट्स। LTCG 112A में 11 लाख है ना, तो 10 लाख पे टैक्स लग जाएगा। और STCG पूरा 5 लाख, इसका 10%, इसका 15% और इस पे स्लैब रेट जो भी आएगा क्या प्लस सरचार्ज ऑफ 15% करके क्या HEC लगा देना।
ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब मैं आपको दिखाता हूं जो आपको दिक्कत आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दिक्कत आएगी और यही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। मान लो मेरी पीजीबीपी इनकम है 189 लैक्स और मेरा एलटीसीजी 112A में आ रहा है लेट्स से 12 लैक्स और मेरा एसटीसीजी 111A जो है वो 5 लाख है। अब बताओ मेरी टीआई कितनी है? अब मेरी टीआई बताओ कितनी है? टोटल इनकम बतानी है कितनी है टोटल इनकम। सर टोटल इनकम आपकी हो जाएगी 189 प्लस 12 यानी कि 206 लैक्स। डन ना। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस पे स्लैब रेट आई मीन टू से सरचार्ज कौन सा वाला लगेगा। यही पॉइंट है जिसको अब हमें समझना है। सरचार्ज कितना लगेगा? सर सरचार्ज तो 25 लगेगा, 25 लगेगा। कैसे पता मुझे? क्योंकि सर आपने कहा था कि जहां मेरी इनकम 2 करोड़ एक्सीड कर जाएगी अप टू 5 करोड़, क्या मैं 25% में आ जाऊंगा? बिल्कुल सही बोला आपने, यही बोला था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहां पे क्या बोला देखो, गवर्नमेंट कहती है कि जब आप 25% और 37%, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यही वो पॉइंट है जो कि बच्चों को परेशान करेगा। मैंने कहा यही वो पॉइंट है जो आपको परेशान करने वाला है, ठीक है। लॉ कहता है कि जब आप 25 और 37% वाला सरचार्ज लगा रहे होंगे तो टोटल इनकम का मतलब इनकम एक्सक्लूडिंग एलटीसीजी 112A एंड एसटीसीजी 11A। क्या मतलब सर? मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिए, बेशक से लिख लीजिए। while applying surcharge of 25% and 37%, TI shall exclude क्या? LTCG 112A प्लस STCG 111A। ये ध्यान रखना है बस आपने। जिसको ये समझ आ गया ना, बस कहानी खत्म। आप में से कौन मुझे बता सकता है टोटल इनकम तो 206 है और अगर मैं ये नोट ना लिखवाऊं तो आपके हिसाब से क्या ये 200 लाख से ज्यादा है, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा है। सो आई एम एंटरिंग टू 25%। लेकिन क्योंकि लॉ ने क्लियर कर दिया कि 25% का सरचार्ज लगाते समय टीआई का मतलब क्या होगा, इनकम एक्सक्लूडिंग दीज टू इनकम, तो क्या वो तो 189 ही है। और अगर वो 189 है तो मीनिंग देयर बाय इस पर अभी भी 25% वाला सरचार्ज अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो सर फिर सरचार्ज कितना लगेगा? सर 15%, 15%, 15%। समझ आ गया? तीनों पे कितना लगेगा? 15%। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ आ गया है। अगर आप 25% का या 37% का सरचार्ज लगाएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है? टोटल इनकम का मतलब एक्सक्लूडिंग दीज टू स्पेशल इनकम होना चाहिए, ठीक है ना। चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, अब देखते हैं। ये किसी ने बता दिया तो समझ लो उसको तो समझ आ गया। सपोज करो कि मेरी पीजीबीपी इनकम जो है ना वो है 205 लाख और मेरी एलटीसीजी इनकम 112A वाली है 11 लाख और मेरी एसटीसीजी 111A वाली जो है वो 5 लाख है, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं मेरी टीआई कितना है, तो टीआई तो आप ऐड करके लिख दोगे 221 लाख, 221 लैक्स। यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। अब अगर मैं पूछूं कि 221 लाख का सरचार्ज क्या होगा, अब देखो सरचार्ज क्या होगा, क्योंकि ये 2 करोड़ से तो ऊपर है तो दिमाग में एकदम से क्या आता है? 25%, 25%। लेकिन रुको, 25% के लिए ये देखना है या सिर्फ पीजीबीपी देखना है, मतलब अदर देन दीज टू, अदर देन दीज टू। तो क्या ये भी 2 करोड़ से ऊपर है? यस। तो अब मेरा क्वेश्चन, इस पर रेट क्या लगेगा? 25%। अब समझ आ गया या नहीं? 25%। लेकिन इन दोनों पे कितना लगेगा?
15% सरचार्ज लगेगा, क्योंकि इन दोनों पे 25 और 37 वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उम्मीद करता हूं क्लियर। यस सर, अब बिल्कुल समझ आ गया। तो अब बताओ कैसे करोगे। सर हम क्या करेंगे, 221 के 3 टुकड़े कर देंगे, 205 लाख हम अलग कर देंगे, 11 लाख हम अलग कर देंगे, 5 लाख हम अलग कर देंगे। ठीक है, इस पर हम 10 लाख पे लगाएंगे 10%। मैं बार बार क्यों लगा रहा हूं 10 पे, समझ आ रही है ना, क्योंकि इन एक्सेस टू 1 लाख पे लगता है। ठीक है, इस पे पूरे पे लग जाएगा 20%। ठीक है, और इसको पहले हम स्लैब रेट्स यूज करके टैक्स रेट्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज। इस पे कितना कर देना 25, इस पे कितना कर देना 15, इस पे कितना कर देना 15। फिर सरचार्ज ऐड करके जो भी तीनों टैक्स आएंगे क्या उसको टोटल कर देना, फिर उस पे HEC लगा देना 4%, खत्म। सर मजा आ गया, बिल्कुल समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर समझ आ गया तो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं सरचार्ज की, ठीक है ना। तो सरचार्ज वैसे कहने को 4 रेट्स हैं, लेकिन 2 इनकम्स के लिए 2 रेट्स हैं और बाकी सभी इनकम्स के लिए 4 रेट्स हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, इधर देखो, अब मेरी PGBP इनकम है, प्रिज्यूम कर लेते हैं 489 लैक्स, और मेरी LTCG इनकम है 20 लैक्स 112A वाली, और मेरी STCG 111A वाली इनकम जो है वो है 12 लाख, ठीक है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा टैक्स कैलकुलेट करो। अब देखते हैं कैसे करना है। सर इसको पहले आप टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 521 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 521 लाख जैसे हम करेंगे ना, दिमाग में एक चीज आएगी, क्या आएगी, सर टोटल इनकम 521 लाख है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि 521 लाख अगर टोटल इनकम है तो ये 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है, तो इस पे सरचार्ज का रेट 37% लगेगा। क्या आप गलत हो? बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत हो। आप बताओ कैसे करूंगा मैं। सर हमें ऐसे करना है, ध्यान से देखेंगे, हमें 489, 20, 12 तीनों को सेपरेट करना है। सर 489 बताओ, ये 5 करोड़ से ऊपर है क्या? नहीं है। तो क्योंकि ये 2 करोड़ से तो ऊपर है बट 5 करोड़ से नीचे है, तो क्या इस पे 25% लगेगा और इन दोनों पे 15-15 ही लगेगा। समझ आ गया ना सर? मेरे बच्चों को बिल्कुल समझ आ गया, आई एम वेरी श्योर। तो सरचार्ज का मुद्दा यहां पे होता है खत्म। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? सर यस, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो while applying surcharge of 25 and 37, it shall be applicable when total income excluding these two income should be more than 2 करोड़ और 5 करोड़। यही मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। लॉक कर दूं? यस सर। अब मैं क्लास के एंड में आपको क्वेश्चन दूंगा, आपने वो करके दिखाना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आपने आंसर लिखना है उसका, सो दैट मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आया। ठीक, ठीक है सर। अब सवाल है, एक कॉन्सेप्ट होता था MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मुझे बस इतना बता दो, मैक्सिमम मार्जिनल रेट का फॉर्मूला क्या होता था? 30% प्लस सरचार्ज और प्लस HEC। सरचार्ज का रेट क्योंकि अब मैक्सिमम कहां तक चला गया है? 37% तक। तो अब हम क्या करेंगे, जब मैक्सिमम मार्जिनल रेट निकालेंगे, MMR निकालेंगे, तो 30 में आप 37% ऐड कर देना, फिर प्लस 4% एंड में ऐड कर देना, तो आपके पास आ जाएगा 42.744% इज द इफेक्टिव MMR रेट। समझ आ गया? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने अभी तक जो भी कराया, क्या ये हमें पहले से मालूम था? बस हाँ, सरचार्ज का पॉइंट मैं मान के चलता हूं कि कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, जो कि अब पता चल गया है। बोलो, ठीक है। अब फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या चेंज लाया गया वो अब हमें समझना है, ठीक है ना। लिखिए जरा, सब लिखेंगे जरा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज पर FA 2020, एज पर FA 2020 इंडिविजुअल्स और HUF के लिए, इंडिविजुअल्स और HUF के लिए एक ऑप्शनल स्कीम लाई गई। ऑप्शनल स्कीम, याद रखना, ऑप्शनल स्कीम है ये, मैंडेटरी नहीं है।
और ये ऑप्शनल स्कीम लाई गई बाय इंसर्टिंग अ सेक्शन 115 BAC। ठीक है जी, एक न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 115 BAC, जिसमें एक ऑप्शनल स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन मैं रिपीट करूंगा कि ये जो ऑप्शनल स्कीम सेक्शन 115 BAC में पढ़ाने जा रहा हूं, ये सिर्फ किस पे लगती है? इंडिविजुअल्स और HUF पे, और किसी पे नहीं लगती। ठीक है सर। अब इस स्कीम में क्या था, बड़े आराम से देखेंगे। ठीक है, और ये है एक्चुअल अमेंडमेंट जो आपको ढंग से समझनी है। जो मैंने पीछे कराया एक्सेप्ट सरचार्ज, आई नो आपको सब मालूम था, उसमें कुछ भी नया नहीं था। क्लास के एंड में आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर ओल्ड टैक्स रेजीम। ठीक है, और ये है हमारी न्यू ऑप्शनल स्कीम। ठीक है, अब ये न्यू स्कीम क्या कहती है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सेक्शन 115 BAC, सेक्शन 115 BAC लगती है एक तो इंडिविजुअल्स पे और एक HUF पे। नोटिस करने वाली बात यह है कि ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि ये रेजिडेंट इंडिविजुअल्स पे या रेजिडेंट HUF पे लगेगी। उन्होंने कहा इंडिविजुअल्स पे लगेगी और HUF पे लगेगी, तो मैं मान के चल रहा हूं आपका स्टेटस रेजिडेंट हो तो भी लगेगी, नॉन रेजिडेंट हो तो भी लगेगी। ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये स्कीम, और ये मैं बार बार बोल रहा हूं ऑप्शनल है ये, ठीक है ना, ये आपके लिए ऑप्शनल है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है सर। इसमें इन्होंने क्या कहा कि अगर आप कुछ कंडीशंस हम आपको देंगे अंडर सबसेक्शन 2, वो पूरी कर दोगे तो हम आपके लिए मल्टीपल स्लैब रेट्स लेकर आएंगे। हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे? मल्टीपल स्लैब रेट्स लेकर आएंगे। सर मैं बहुत स्लो स्लो बोल रहा हूं, आराम से सुनेंगे। ये किसके लिए है? सेक्शन 115 BAC इज फॉर इंडिविजुअल्स HUF। वेरी गुड। कब लगेगा बेटा? सर ये लगेगा अगर ये लोग कुछ कंडीशंस पूरी कर देते हैं जो सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 2 में लिखी है। इन्हें बेनिफिट दिया जाएगा मल्टीपल स्लैब रेट्स का, इन्हें बेनिफिट दिया जाएगा मल्टीपल स्लैब रेट्स का। और वो क्या होगा? अप टू 2.5 लाख मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट, नो टैक्स। नेक्स्ट 2.5 पे 5%, नेक्स्ट 2.5 पे 10%, नेक्स्ट 2.5 पे 15, फिर 20, 25, 30, इतने सारे स्लैब रेट्स। मतलब हर 2.5 लाख के गैप पे 5-5% करके बढ़ेगा। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट ने आपको ऑफर किया है। एट योर ऑप्शन आप इसे ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है सर, बट कंडीशन मैंने बताई, प्रोवाइडेड वेयर पर्सन फेल्स टू सेटिस्फाई द कंडीशन विच आर गिवन इन सबसेक्शन 2। अगर सबसेक्शन 2 जो कि मैं अभी पढ़ाऊंगा उनमें लिखी कंडीशंस को आपने पूरा नहीं करा, इन एनी प्रीवियस ईयर the option shall become invalid in respect of the assessment year relevant to that previous year, and other provision of this act shall apply as if this option has not been exercised for the assessment year relevant to that previous year. I hope so clear to everyone. In other way round, आप इस स्कीम से बाहर होके क्या ओल्ड स्कीम में फेंक दिए जाएंगे, जहां पर क्या स्लैब रेट अभी हमने पढ़े अप टू 2.5, नेक्स्ट 2.5, फिर नेक्स्ट 5 एंड उसके बाद सीधा ही बैलेंस इनकम। ठीक है ना, आपको उसमें डाल दिया जाएगा अगर आपने कंडीशन 2 में, जो भी मैंने सबसेक्शन 2 में कंडीशन पढ़ाऊंगा वो पूरी नहीं करी तो। ठीक है सर। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, अभी हम पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, बट अभी बाद में बात करें। ठीक है ना, एंड में, लेटर ऑन। ओके, अब मुद्दा यह है कि सर कंडीशंस क्या है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि फॉर द पर्पसेज ऑफ सबसेक्शन 1 द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल या HUF शैल बी कंप्यूटेड विदाउट एनी एग्जम्पशन या डिडक्शन विच आर गिवन अंडर। मतलब आपको अगर
मल्टीपल स्लैब रेट्स का बेनिफिट लेना है तो कंडीशन ये है कि आपको अपनी इनकम कंप्यूट करते समय कुछ एग्जम्पशन और कुछ डिडक्शंस को गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ऑल्दो वो अलाउड है बट आपको छोड़ना पड़ेगा। सर अब क्या मतलब है, सुनो ध्यान से, पहले सुनिए। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास अब दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन कि आप ओल्ड स्कीम में जाओ जैसे पहले था और सभी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस को क्लेम करो, या फिर आप न्यू में आ जाओ, यहां पे आपको मल्टीपल स्लैब रेट्स मिलेंगे लेकिन आपको बदले में क्या अपनी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को गिव अप करना होगा। सिंपल, ठीक है। अब एक बच्चा कहता है सर वो कौन सी एग्जम्पशन और कौन सी डिडक्शन है जिसको ये गिव अप करने के लिए बोल रहे हैं। तो अब हम वन बाय वन करके इसको स्टडी करेंगे। पहला देखो, आपको याद करना होगा कि ये कौन से चैप्टर्स में आ रही थी, तभी आपको समझ आएगा। सेक्शन 10 क्लॉज 5 एलटीसी, लीव ट्रेवल अलाउंस। सर ये आपने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था। अगर कोई पर्सन मल्टीपल टैक्स रिजीम में आना चाहता है और मल्टीपल स्लैब रेट्स में आना चाहता है और अगर वो सैलरीड क्लास है तो वो अपना लीव ट्रेवल अलाउंस उसको छोड़ना होगा। दूसरा, एचआरए का बेनिफिट छोड़ना होगा, आपको एचआरए का बेनिफिट छोड़ना होगा। आपको सेक्शन 10 क्लॉज 14 में जो पर्सनल अलाउंसेस थे वो भी छोड़ने होंगे। प्लीज समझिएगा जरा, आपको ये सारे बेनिफिट्स छोड़ने हैं, देन ओनली आप मल्टीपल टैक्स रिजीम में आएंगे। ठीक है। 1017 का ये जो बेनिफिट है ना, ये एमपीज और एमएलएस को कुछ एग्जम्पशन देता है। तो अगर आप एमपी या एमएलए हैं तो आपको भी अपने बेनिफिट्स जो सेक्शन 10 क्लॉज 17 में मिले थे वो आपको छोड़ने होंगे। 1032, आप सबको याद होगा, आप लोगों ने माइनर चाइल्ड क्लबिंग कॉन्सेप्ट सीखा था, पढ़ा था हमने माइनर चाइल्ड की क्लबिंग। तो उसके अंदर सेक्शन, जब क्लबिंग होती है किसी भी माइनर चाइल्ड की किसी भी पेरेंट में, तो क्या उसको बेनिफिट मिलता था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 32, क्या आपको वो भी गिव अप करना होगा? यस। 10AA यानी कि अगर आप SEZ यूनिट में रन कर रहे हैं अपना कोई भी बिजनेस, तो जो बेनिफिट सेक्शन 10AA में मिलता था आपको वो भी छोड़ना होगा। सेक्शन 16, आपको याद होगा हमने सैलरी के चैप्टर में डिडक्शंस पढ़ी थी सेक्शन 16 के अंदर, तो वो डिडक्शंस आपको छोड़नी होंगी। 24B, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने 24B में हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। लेकिन 24B में जो आपको बेनिफिट छोड़ना है ना, वो तभी छोड़ना है अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। मतलब सारा 24B नहीं छोड़ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला 24B का बेनिफिट छोड़ना होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा इवन इफ यू आर कमिंग इन द मल्टीपल स्लैब रेट्स रिजीम। क्लियर है या नहीं? हाँ, अगर आपकी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसका इंटरेस्ट बेनिफिट आप 24B में ले रहे थे तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर। 32(1)(2)A एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप इंडिविजुअल हो और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो नॉर्मल डेप ले लो बट एडिशनल डेप छोड़ना होगा। ठीक है सर। 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस छोड़ना होगा। 33AB आपको टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट करने पे जो डिडक्शन मिलती थी वो छोड़नी होगी। साइट रेस्टोरेशन फंड से रिलेटेड डिडक्शन छोड़नी होगी। 35(2)AA अगर आप डोनेशन देते पाए गए IITs या फिर नेशनल लेबोरेटरीज को जहां आपको डिडक्शन मिलता था, आपको वो भी छोड़नी होगी। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस करने पर जो आपको बेनिफिट मिलता था वो भी छोड़ना होगा। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड जो आप डोनेशंस दोगे उसके जो बेनिफिट्स आपको मिलते थे वो भी छोड़ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या सर मुझे ये रटना है? देखो आप रट नहीं पाओगे फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है ना। इसमें मैं कुछ पॉइंट तो आपको लर्न करवा दूंगा जो अभी आप मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे बोलेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। बट यस, फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक सो कि आपको ये रटना है, ठीक है ना। जितना आप रिटेन कर सकते हो आप कर लेना, ठीक है।
और मैं कोशिश करूंगा इनमें से कौन सी चीज़ें मैं आपको अभी के अभी रिटेन करवा सकता हूं, ठीक है। ऐसे 35 सीसीसी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। 57 2A फैमिली पेंशन, आईओएस के अंदर जब हमें फैमिली पेंशन मिलती थी तो हमें एक डिडक्शन मिलता था, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। चैप्टर 6A की सारी डिडक्शन छोड़नी पड़ेंगी, सिर्फ 2 को छोड़कर, मतलब 2 डिडक्शन आप ले सकते हो। एक तो 80 CCD 2A 2 सॉरी 80 CCD क्या था आपको याद होगा, कौन बताएगा? 80 CCD भूल गए ना, 80 CCD हमने पढ़ा हुआ है। नोटिफाइड पेंशन स्कीम अगर आपको याद हो तो नोटिफाइड पेंशन स्कीम में 80 CCD जो सबसेक्शन 2 वाली डिडक्शन है वो आप ले सकते हो, और 80 JJAA ये भी आप ले सकते हो, ठीक है ना, जिसमें एडिशनल एम्प्लॉयज को लेकर बात की गई थी। तो आपको चैप्टर 6A की सारी डिडक्शन छोड़नी है, 2 छोड़कर, और 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। ना प्लीज समझेंगे, दोबारा रिपीट हो गया बेटा, ये वो डिडक्शंस हैं जो आपको गिव अप करनी पड़ेंगी इफ यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ मल्टीपल स्लैब रेट्स। सर अब हम कौन सी याद रखें? देखो मैं आपको ना मेरे पीछे पीछे बोलना, डेप मिल जाएगा, एडिशनल डेप नहीं मिलेगा। साइट रेस्टोरेशन, टी कॉफी रबर, साइंटिफिक रिसर्च में इन हाउस मिल जाएगा, आउटसोर्स नहीं मिलेगा। आउटसोर्स में कौन कौन सा था? 35 12 12A 13, 35 2AA, ये वाले बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। 32 AD अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्लेम कर रहे हो तो वो नहीं मिलेगा। 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड बेनिफिट ले रहे थे तो वो भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? तो ये पीजीबीपी। नोटिफाइड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन 35 CCC नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन का डिडक्शन 57 2A का नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेंगी एक्सेप्ट 80 CCD 2 एंड 80 JJAA, राइट? आई होप सो अब आपको याद हो रहा होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में नहीं मिलेगी। सेक्शन 10 क्लॉज 5 लीव ट्रेवल कंसेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। 1013A HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1014 स्पेशल अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। कम ऑन, समझ आ रही है ना? सेक्शन 10 क्लॉज 17 MPs और MLAs को जो बेनिफिट मिलते थे नहीं मिलेंगे। सेक्शन 10 क्लॉज 32 माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होने पे जो बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा। सेक्शन 10AA अगर आपने कोई SEZ यूनिट खोली हुई है तो भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको ये लिस्ट अगर आप एक दो बार ही पढ़ोगे तो लर्न हो जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। तो मोटा मोटी तौर पे कौन बताएगा? अगर मुझे मल्टीपल स्लैब रेट्स में जाना है तो मुझे क्या इन बेनिफिट्स को गिव अप करना पड़ेगा? बिल्कुल गिव अप करना पड़ेगा, देन ओनली आप मल्टीपल टैक्स रेट स्कीम में जा सकते हो, ठीक है सर। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जितने भी ऊपर हम लोगों ने सेक्शंस की डिडक्शंस के लिए आपको मना किया है उससे रिलेटेड अगर कोई लॉस है तो उसको आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, विदाउट सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस जो कि कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा या डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट, या अगर वो लॉस या डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल करेगा ऑफ डिडक्शंस रेफर टू इन क्लॉज 1, मतलब समझ रहे हैं? जो मैंने ऊपर लिखवाया उससे रिलेटेड कोई भी लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा है तो उसका सेट ऑफ बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। बोलो। फिर आगे कहता है विदाउट सेट ऑफ लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो किसी अन्य हेड से भी आप सेट ऑफ नहीं करेंगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या गवर्नमेंट ने बहुत सारी एग्जाम्पशन, बहुत सारे डिडक्शन, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दी मुझ पर वाइल टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल टैक्स रेट्स? ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये सब चीजें जो हैं आपके काम की नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये है सब सेक्शन 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए सब सेक्शन 5 को बड़े ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई अनलेस ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। मतलब 115 BAC का बेनिफिट ऐसे ही नहीं कि मिलना ही मिलना है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि यस
आई वॉन्ट टू अवेल दिस ऑप्शन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है खास वो समझना है हमें। देखिए, दो तरह के लोग होंगे, एक जिनकी टोटल इनकम में पीजीबीपी इनकम आ रही होगी, एक जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होगी, सैलरीड क्लास, हाउस प्रॉपर्टी वाले, इस तरह के लोग। ठीक है, दोबारा देखेंगे। क्लॉज 1 किन पे लग रहा है? जिनकी इनकम है बिजनेस और प्रोफेशन से। इसका मतलब अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम है तो आप पे क्लॉज 1 लगेगा। अब लॉ इनको क्या कहता है? आपको एक्सरसाइज करने के लिए ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम। आप सबको याद होगा सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न की ड्यू डेट होती है। आपको उस दिन या उससे पहले क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होगी, नंबर 1। ये किन लोगों की बात कर रहा हूं मैं? जो लोग बिजनेस और प्रोफेशन में हैं। प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। मतलब आप समझ रहे हैं ना, असेसमेंट ईयर 21-22 का प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021। तो वो कह रहे हैं कि आपको उस असेसमेंट ईयर में जो भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आएगी उस दिन तक या उससे पहले क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होगी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल अप्लाई टू द सब्सिक्वेंट ईयर्स। मतलब बिजनेस वालों को, दोज हु आर इन बिजनेस और प्रोफेशन, ओनली अप्लाई ऑप्शन वंस। एक ही बार अप्लाई करना है, हर साल आपको अप्लाई नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट क्रक्स था। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन में हैं उनको इस ऑप्शन में आने के लिए हर साल अप्लाई नहीं करना, ओनली एक बार अप्लाई करना है। तो क्या सब्सीक्वेंट ईयर्स के लिए ऑटोमेटिकली वो अप्लाइड मानी जाएगी? ठीक है, ठीक है। अब बच्चों ने पूछा, सर क्या अगर ये विड्रॉ करना चाहें तो क्या होगा? आइए देखते हैं यहां पे लॉ क्या कह रहा है। प्रोवाइडेड दैट ऑप्शन अंडर क्लॉज 1, यानी कि बिजनेस वाले, वंस एक्सरसाइज्ड, एक बार ये एक्सरसाइज हो गई, फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन बी विड्रॉन ओनली वंस। मतलब आप चाहो तो इसको विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फॉर प्रीवियस ईयर अदर देन द प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज एक्सरसाइज्ड। समझ रहे हैं? मतलब अगर आपने 20-21 के लिए एक्सरसाइज करी थी तो 20-21 को छोड़कर क्या किसी अन्य प्रीवियस ईयर में जो भी आगे आएगा क्या आप इस ऑप्शन से बाहर आ सकते हो? लेकिन द पर्सन शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन। उसको दोबारा इसमें नहीं आने दिया जाएगा। मतलब उसके लिए 115 BAC बैन हो जाएगा। क्या समझ आया? तो अगर पेपर में आ जाता है, आंसर देना, कैन एनी इंडिविजुअल हु इज इन बिजनेस और प्रोफेशन वंस ऑप्टेड ऑप्शन अंडर सेक्शन BAC 115 BAC कैन ही एक्सरसाइज टू विड्रॉ? आंसर इज यस। एक बार वो उसको ऑप्शन हम दे सकते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज आप जब करोगे दैट शुड बी अ प्रीवियस ईयर अदर देन द प्रीवियस ईयर, इसमें आपने ऑप्शन लिया था। ठीक है, लेकिन अगर एक बार ही आपने विड्रॉ कर लिया तो आपके लिए इस पर लग जाएगा लाइफ टाइम बैन। लाइफ टाइम बैन। अब एक बच्चा कहता है, सर यार एक बात बताओ, सर मान लो 18-19 में मैं बिजनेस करता था। ठीक है सर, 18-19 में मैं बिजनेस करता था। ठीक है, अब मैंने 18-19 छोड़ो, 21-22 करो। 21-22 में मैं बिजनेस कर रहा था तो मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली। 22, 23, 23, 24, 24, 25। अब हुआ ये अचानक से कि 24-25 में मेरा बिजनेस ही बंद हो गया। अब मैं इस ऑप्शन से बाहर आना चाहता हूं। तो अब लॉ ने क्या कहा, ऐसे केसेस में एक्सेप्ट वेयर सच पर्सन सीजेस टू हैव एनी इनकम इन विच केस ऑप्शन अंडर क्लॉज 2 शैल बी अवेलेबल। मतलब अगर आप इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है
तो आपके ऊपर लाइफ टाइम बैन नहीं है। याद रखना, आप ऑप्शन 2 में दोबारा से आ सकते हो। अब ऑप्शन 2 क्या है, किन लोगों के लिए थी, जो ना बिजनेस में है ना प्रोफेशन में है। सर मैं अभी चार्ट बना दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना, मैं पूरा चार्ट बना दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो मैं फटाफट से, मेरे पीछे पीछे आपने बोलना है, द पीपल हु आर इन बिजनेस और प्रोफेशन, द पीपल हु आर इन बिजनेस और प्रोफेशन। देखो ये इतना आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आई वांट कि आपको मेरे साथ पूरा जोर लगा के, एकदम से आप गिव अप मत करिएगा, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ कोशिश करो ट्यून अप करने की। देखो, जो लोग बिजनेस प्रोफेशन में है उनको ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, ठीक है, रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 उनको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वंस ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, it can be withdrawn only once in any previous year other than the previous year in which it was exercised, but एक बार विड्रॉ होने पर लाइफ टाइम आप पे बैन है, आप 115 BAC के ऑप्शन को दोबारा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन वन केस वेयर विड्रॉ करने की वजह यह थी कि आपका बिजनेस और प्रोफेशन सीज हो जाता है। तो फिर उस केस में आपके लिए ऑप्शन 2 खुली हुई है, क्योंकि ऑप्शन 2 मैंने पढ़ाई नहीं है, बताओ किसके लिए है, दोज हु आर नॉट इन बिजनेस और प्रोफेशन। उनके लिए लॉ ने क्या कहा था, आइए देखते हैं जरा। उनके लिए लॉ ने बहुत इजी सा लाइन क्या बोली कि जो लोग ऑप्शन 2 में आना चाहते हैं, हैविंग इनकम अदर देन इनकम रेफर टू इन क्लॉज 1, मतलब उनकी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम नहीं है, अदर इनकम है, along with the return of income to be furnished under 6 relevant to the assessment year। मतलब इनको हर साल, इनके लिए एक बार नहीं है, इनको हर साल जिस ईयर में इनको आना है, क्या उस ईयर में इनको अप्लाई करना पड़ेगा। यस, जिस ईयर में आना है इनको उस ईयर में अप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्लियर है नहीं। और इनको अलोंग विद रिटर्न ऑफ इनकम बताना पड़ेगा कि वी वांट टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। समझ आ गया। तो मैं इसको एक छोटा सा सुंदर सा चार्ट बना देता हूं, वो आप एक बारी बना लीजिए। देखो, इंडिविजुअल HUF दो तरह के हैं, या तो जो बिजनेस में है या नो बिजनेस। इनको एवरी ईयर along with रिटर्न ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए जाना पड़ेगा, खत्म हो गया। ये तो बहुत आसान लोग हैं, इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि once it is exercise, it is exercise for subsequent years also, ऐसा कुछ नहीं लिखा उन्होंने, ठीक है सर। और जो क्लॉज 1 वाले हैं, जो बिजनेस में है या प्रोफेशन में है, क्या उनको ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139 क्या उनको ये अप्लाई करना पड़ेगा अगर दे वांट टू कम अंडर सेक्शन 115 BAC, और वंस एक्सरसाइज्ड इट विल बी एक्सरसाइज्ड फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑल्सो। अब अगर फ्यूचर में वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो एक बार उनको हम मौका देंगे विड्रॉ करने का। जब वो एक बार विड्रॉ करेंगे ना, तो दो बातें होंगी विड्रॉल करने की, एक बिजनेस कंटिन्यूड है और दूसरा बिजनेस सीज कर गया। अगर तो बिजनेस कंटिन्यूड था बावजूद इसके अगर आप अपने आप को विड्रॉ कर रहे हो तो सर आपके ऊपर लग जाएगा लाइफ टाइम बैन। और अगर बिजनेस सीज होने की वजह से, तो क्या ऑप्शन 2 में आप बाकी लोगों की तरह हर साल अप्लाई कर सकते हो, सिंपल, आप पे लाइफ टाइम बैन नहीं लगेगा। ठीक है सर, समझ आ गया सर। तो सब सेक्शन 5 सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल स्लैब रेट्स, ये जो एक दिमाग में प्रेशर था, जिन्होंने कहा होगा आपको कि देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस इन दिस, तो आई एम वेरी श्योर आपको समझ आ गया होगा। एक पॉइंट है, मैं थोड़ा सा आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं, देखते हैं वो आप पकड़ पाते हैं या नहीं। बिजनेस वालों के लिए मैं लाइन दोबारा पढ़ने जा रहा हूं, एक बारी आराम से मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, फिर मुझे बताना क्या कह रहा है वो। कहते हैं हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1, यहां तक तो ठीक थी, फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर। अब वो असेसमेंट ईयर कौन सा होना चाहिए, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021, मतलब समझ रहे हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 या उसके बाद जितने भी असेसमेंट ईयर है, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड जो भी रिटर्न्स जाएंगी, क्या उस दिन या उससे पहले तक क्या आपके लिए मैंडेटरी होगा
कि आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा और बार बार नहीं करना। ये कैसे पता चल रहा है? शेल अप्लाई फॉर सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। ठीक है, अच्छा अब मैंने ना ऊपर एक चीज छिड़वाई थी, मैंने कहा था मैं बिल्कुल एंड में पढ़ाऊंगा, वो भी एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपका ये पोर्शन पूरा खत्म। ठीक है, देखो क्या लिखवाया था मैंने, प्रोवाइडेड फर्दर मैंने छुड़वा दिया था। देखो लेटर ऑन मैंने लिखा था ना यहाँ पे, एक बार अब पढ़ के देखो। प्रोवाइडेड फर्दर वेयर द ऑप्शन इज एक्सरसाइज अंडर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 5। क्लॉज 1 यानी कि जो बिजनेस वाले थे। इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 वाली कंडीशन अगर उन्होंने सेटिस्फाई नहीं करी, it shall become invalid for subsequent assessment year also and other provision of this act shall apply। मतलब समझ रहे हैं? देखिए जो लोग बिजनेस में थे उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज करी थी, उनके लिए वंस ऑप्शन एक्सरसाइज्ड क्या सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए ऑटोमेटिकली चली गई थी? यस। लेकिन अगर किसी वजह से सबसेक्शन 2 की कंडीशन का वायलेशन होता है तो क्या उनका अगले सालों का जो हमने ग्रांटेड था कि आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, क्या वो भी विड्रॉ हो जाएगा? सिंपल। इसीलिए मैंने रोका था ताकि पहले आप क्लॉज 1 सबसेक्शन 5 पढ़ लो, तभी समझ आएगा। ठीक है जी, चलो मोटा मोटी तौर पे अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो मेरे ख्याल से पूरा हमें समझ आ गया होगा कि अब इंडिविजुअल्स और एचयूएफ की अगर हम बात करें तो उनके पास ओल्ड ऑप्शन भी है और न्यू ऑप्शन में भी जा सकते हैं। वो न्यू में बड़ी सारी कंडीशन है, वो उनको फॉलो अप करनी पड़ेंगी और उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कैसे किया जाएगा वो भी हमने समझ लिया। ओल्ड में रहना चाहते हो फिर कोई मुद्दा ही नहीं है, जैसे आप फाइनेंस एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करते थे आप वैसे ही सॉल्व कर लेना। पेपर में अगर जब ये क्वेश्चन आएगा और अगर कुछ नहीं बताया जा रहा तो आप पुराने तरीके से ही सॉल्व करना। ठीक है ना? हाँ, पेपर में क्लियरली लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स वांट्स टू टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 115 BAC एंड फुलफिल्ड ऑल कंडीशन गिवन इन सबसेक्शन 2, कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे जब टैक्स लायबिलिटी मैं निकालूंगा तो क्या वहां पर मैं मल्टीपल स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंगली निकालूंगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आई वांट कि आप उसको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स की पीजीबीपी इनकम है 90 लाख और LTCG 112A 12 लाख है। ठीक है, आपको कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एक्स की पीजीबीपी इनकम है 180 लाख और LTCG 112A 21 लाख। कंप्यूट करनी है टैक्स लायबिलिटी। बहुत सिंपल रख रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है। तीसरा, मिस्टर एक्स की टोटल इनकम है 11 लाख रुपीस। कंप्यूट टैक्स एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम एंड एज पर न्यू टैक्स रिजीम। सब मतलब कंडीशन मान के चल रहा हूं मैं, सबसेक्शन 2 वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल्ड है। ठीक है जी, इनकम 11 लाख है और आपको 2 बार टैक्स निकालना है, एक अंडर ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर और एक अंडर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूं हो जाएगा आपसे ये। ठीक है, अब ये जो हमने आज पढ़ा है ना, ये हमने क्या पढ़ा है जल्दी बताओ? ये हमने पढ़ा है अबाउट इंडिविजुअल। एचयूएफ पे हमने ज्यादा फोकस किया, बाकी एओपी बीओआई भी हो गया। बस याद रखना एओपी बीओआई एजेपी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन पे 115 BAC नहीं लगता, बस पुराना वाला ही चलना है उनके लिए। तो नया वाला टैक्स स्ट्रक्चर सिर्फ किसके लिए आया था? इंडिविजुअल्स और एचयूएफ वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन विच आर गिवन इन सबसेक्शन 2, वो मैंने लिखवा दिया आपको। प्लस उनको ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करनी है दैट इज गिवन इन सबसेक्शन 5। बिजनेस वालों को अलग तरीके से, नॉन बिजनेस वालों को अलग तरीके से। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? जल्दी बोलो फटाफट से। श्योर? पक्का? वेरी गुड सर। अब जो नेक्स्ट मेरी क्लास होगी दैट इज अमेंडमेंट क्लास नंबर 6,
उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट कंपनीज का टैक्स रेट्स, ठीक है ना। कंपनी के टैक्स रेट्स को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर उसको करने के बाद हमारी सारी मेजर अमेंडमेंट्स खत्म हो जाएंगी, छोटी छोटी रह जाएंगी जिसको मैं एक और क्लास के अंदर कोशिश करूंगा खत्म कराने की, ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।